हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया था, आवेश की इतिहास के बारे में पढ़ लिया था कि आवेश की खोज किस किसने की, आवेश की विमा क्या होती है, आवेश का मात्रक क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। आप लास्ट लेक्चर देखना चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और हमने आवेश के विमा पढ़ ली थी, आवेश के गुण, आवेश के मात्रक पढ़ लिए थे, यानी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे आवेशन की विधियाँ, यानी आवेश उत्पन्न करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ काम में ली जाती है। तो पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन, तीसरी है प्रेरण द्वारा आवेशन। सबसे पहले विधि होती है हमारे पास घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों पर समान आवेश और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी एक वस्तु पे धनावेश और दूसरी वस्तु पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। इसके लिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, कांच की छड़ ली, कांच की छड़। अगर कांच की छड़ के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कांच की छड़ को किसके साथ रब करवाएंगे, किसी भी रेशम के साथ। रेशम का कपड़ा ले लीजिए आप, रेशम का कपड़ा, समझ गए? कौन सा कपड़ा लेंगे? रेशम का कपड़ा। अब ये नहीं बोलना रेशम का रुमाल, ठीक है? तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ आप क्या करेंगे, रब करेंगे। तो आप देखेंगे ये रब करने का मतलब दोनों के बीच में क्या करवाएंगे, दोनों को आपस में रगड़ेंगे, ठीक है? रगड़ने के बाद इनके ऊपर क्या उत्पन्न, मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच में घर्षण होगा। घर्षण की वजह से जो कांच की छड़ है, कांच की छड़ पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, ठीक है? और जो रेशम का कपड़ा है उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। अब जो धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है, जितना धनात्मक होगा उतना ही इसके ऊपर ऋणावेश हो जाएगा। ये थी घर्षण के द्वारा आवेशन, यानी घर्षण के द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश उत्पन्न कर सकते हो। आपने जनरली आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि कंघे को लिया, कंघे को रब किया हेयर के साथ, तो आपने देखा होगा कंघे के ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, घर्षण की वजह से उत्पन्न हो रहा है। समझ आ गई बात? अब जो कंघा है वो कैसा है, प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक की जितनी भी वस्तुएं हैं, तो प्लास्टिक के ऊपर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, हमेशा ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। ये कुछ टर्म्स हैं, यानी कुछ वैल्यूज़ है, कुछ वस्तुएं हैं जिनके ऊपर ऋणात्मक किस किस के ऊपर होगा, धनात्मक किस किस के ऊपर होगा। वो मैं एक टेबल बना देता हूँ, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। देखो, कुछ धनात्मक वस्तुएं, कुछ ऋणात्मक वस्तुएं कौन कौन सी होती। पहली है पॉजिटिव की बात करूं और इधर नेगेटिव की बात करूं। पॉजिटिव में कांच की छड़ आती है, ठीक है? बिल्ली की खाल, यानी बिल्ली की जो खाल होती है, बिल्ली की जो चमड़ी होती है, उसको बोल सकते हैं। उसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। ऊनी कपड़ा, जैसे सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पे क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक की बात करूं तो प्लास्टिक की छड़, एबेनॉइड प्लास्टिक की जैसे ही एक तत्व होता है। एम्बर, अब ये एम्बर जो था मैंने बताया भी था, किसने खोजा था, थेल्स ने खोजा था, ठीक है? किसने खोजा था, ये थेल्स ने, ठीक है? एम्बर हो गया। रेशम का कपड़ा, ऐसे बहुत सारी टर्म्स हैं जो नेगेटिव में आती है। ये पॉजिटिव, जर्नल मैंने लिखवा दिया है कि पॉजिटिव में कौन कौन सी आएगी और नेगेटिव में कौन कौन सी आएगी। ये बात हो गई घर्षण के द्वारा आवेशन। फिर आता है हमारे पास चालन के द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है चालन के द्वारा आवेशन। देखो, सबसे पहले हम चालन को पढ़ने से पहले घर्षण की जो परिभाषा है, घर्षण के द्वारा आवेशन, उसको देख लेते हैं। दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ऐसे ही चालन द्वारा आवेशन किसे करेंगे, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, तब दोनों चालकों पर समान प्रकृति का क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश फैल जाता है या आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, चालन द्वारा आवेशन। अब इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए ये अनावेशित वस्तु ले लिया आपने एक,
और एक ले लिया आपने धनावेशित समान आकार की। ये कैसी ले लिया आपने? आवेशित वस्तु ले ली जिसके ऊपर धनात्मक आवेश है। अब आप बोलेंगे सर कि धनात्मक आवेश ही क्यों ले रहे हो, ऋणात्मक भी ले सकते हो। तो आपकी मर्जी है, ऋणात्मक लेना चाहो तो ऋणात्मक ले सकते हो, धनात्मक लेना चाहो तो धनात्मक ले सकते हो। ये कैसी है? अनावेशित। और ये कैसी है? आवेशित। ये वस्तु ए और ये वस्तु बी। सेकंड केस में देखेंगे कि इस वस्तु को इस वस्तु के साथ क्या कर दिया? अटैच कर दिया। ये ए वस्तु, ये बी वस्तु, तो दोनों के ऊपर समान प्रकृति का आवेश यानी इसकी सतह पर आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यानी फैल जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे? आप अलग अलग कर लेंगे। एक वस्तु ये और एक वस्तु ये ए और ये बी। इसके ऊपर भी पॉजिटिव और इसके ऊपर भी कौन सा आवेश? पॉजिटिव। तो आपने देखा कि जब चालन हो रहा है तो चालन में सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों की सतह क्या होनी चाहिए? संपर्क में आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए? संपर्क में, तभी चालन द्वारा आवेशन होगा। तो अनावेशित वस्तु के पास जैसे ही आवेशित वस्तु को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, तो दोनों के ऊपर आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और बाद में इन दोनों के ऊपर आवेश क्या हो जाएगा? समान मात्रा में वितरित हो जाएगा। मान लीजिए इसके ऊपर आवेश Q है तो दोनों के ऊपर बाद में कितना हो जाएगा? Q/2 और Q/2, क्योंकि इसके ऊपर आवेश कितना है? 0, यानी आधा आधा आवेश क्या हो जाएगा? दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे बात समझ में? ये हो गया चालन द्वारा आवेशन। इसके बाद आता है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके बाद कौन सा आएगा? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन के बारे में समझो पहले। देखो बेटा, अब हम देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर संपर्क किए बिना विपरीत प्रकृति का अगर आवेश उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन बोला जाता है। प्रेरण का मतलब होता है इंडक्शन। प्रेरण का मतलब होता है इंडक्शन, यानी आप किसी वस्तु को संपर्क में लाएंगे तो दूसरी वस्तु के ऊपर, अगर एक के वस्तु के ऊपर आवेश है तो दूसरी वस्तु के ऊपर भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कैसे होगा? मान लीजिए एक अनावेशित वस्तु ली और एक आवेशित वस्तु ली, दोनों को आपने ये स्टेप फर्स्ट, दोनों को संपर्क में लेके आए, स्टेप सेकंड। संपर्क में मतलब पास में रखा, कनेक्ट नहीं करोगे, यानी उनकी सरफेस टच नहीं होनी चाहिए, इनको पास पास में रख दिया, ये ए वस्तु और ये बी वस्तु, ठीक है। इसके ऊपर आवेश नहीं है, इसके ऊपर आवेश है कौन सा? धनावेश। तो बेटा जो अनावेशित वस्तु होती है उसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों आवेश मिलते हैं, यानी उसके अंदर दोनों आवेश होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होती है।
तो इसके अंदर जितने धनावेश होंगे उतने ही ऋणावेश होंगे। तो इसका जो ऋणात्मक आवेश है वो तो इस सतह पर आ जाता है और धनात्मक इसकी दूसरी सतह पर चला जाता है। समझ गए। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में ए वस्तु तो ऐसे, मतलब इनको दोनों को ऐसे ही रखना है सेम पोजीशन में। इस पे ऋणात्मक, इस पे कौन सा बेटा, धनात्मक, ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन है इसको क्या करेंगे आप, भू संपर्कित कर देंगे। क्या करेंगे आप, भू संपर्कित, भू संपर्कित। अब भू संपर्कित से क्या होगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन आएंगे और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उनको क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। फिर स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसी ही कंडीशन में रखते हुए भू संपर्कित जो किया था आपने उसको हटा देंगे, यानी भू संपर्क को हटा देना है। यहाँ से भू संपर्क हटा दिया। स्टेप 4 में क्या करेंगे आप, सॉरी 5th में, भू संपर्क हटाने पर, 5th में भू संपर्क हटाने के बाद दोनों को आप अलग अलग कर लेंगे। तो ए वस्तु पर तो ऋणात्मक, एक वस्तु पर तो ऋणात्मक और दूसरी वस्तु पे कौन सा आ जाएगा, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। धनात्मक आवेश, वो धनात्मक आवेश यानी दोनों पे समान प्रकृति का, विपरीत प्रकृति का आवेश और समान मात्रा में उत्पन्न हो जाएगा। ये किसके द्वारा हो गया, प्रेरण द्वारा आवेशन। ये हो गया आपके पास प्रेरण द्वारा, घर्षण हो गया, चालन हो गया, प्रेरण हो गया। इन तीनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आवेश के गुणधर्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आवेश के गुणधर्म, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आवेश के 4 गुणधर्म पढ़ेंगे हम, ठीक।